नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभाष सेमवाल। मैं हूँ शाश्वत। हम लोग आपका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट चैनल द रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल। आज हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कि क्यों हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कंपैरेटिवली ज़्यादा विकसित है और उत्तराखंड को कम विकसित या पिछड़ा समझा जाता है। चलो शुरू करते हैं, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी फ़िल्टर के, सीधी बात। और आज का जो टॉपिक है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो अंतर और जो उत्तराखंड को पिछड़ा थोड़ा माना जाता है हिमाचल के कंपैरेटिवली, तो उस टॉपिक में हम बात करेंगे। आप लोग सभी जानते हैं या जिनको नहीं मालूम है उनको हम बताना चाहते हैं कि लगभग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों जैसे पर्वतीय राज्य हैं, बट दोनों के भौगोलिक या प्रशासनिक हम अगर अंतर देखें दोनों में लगभग सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है 19-20 का। जैसे अगर आप देखेंगे कि भौगोलिक रूप से उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश का 55,673 वर्ग किलोमीटर है, तो लगभग सेम ही है। दोनों राज्य का जो जंगल वाला वन क्षेत्र है, उत्तराखंड में 71% वन क्षेत्र में आता है, तो हिमाचल का 68.16% वन क्षेत्र में आता है। और ये अगर हम प्रशासनिक की बात करें तो उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं और 110 तहसीलें हैं और 95 ब्लॉक हैं, और हिमाचल में 12 ज़िले, 106 तहसीलें और 80 ब्लॉक हैं, तो लगभग सा सेम है। बस जहाँ तक राज्य बनने का सवाल है तो हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश बहुत पहले बन गया था। सन 1948 में इसको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे एक अस्तित्व में आया था। 1971 में ये एक पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिला। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से हम लोग 9 नवंबर सन 2000 में अलग होकर एक राज्य का दर्जा हमें मिला। तो इसी सिलसिले में हम आज बात करते हैं कि क्या अंतर है। तो पहला सवाल शाश्वत से यही रहेगा कि शाश्वत क्यों माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से ज़्यादा विकसित है? जी सर, बिल्कुल। देखो, दोनों राज्यों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, दोनों राज्यों का जो कल्चरल जो है, जो कल्चरल समीकरण है, ये जो कल्चरल इतिहास है, उसका इतिहास अपना है, वो लगभग सेम है। दोनों राज्य एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सिस्टर स्टेट्स हैं। दोनों का क्षेत्रफल, जैसा आपने बताया सर, कि दोनों का जो एरिया है वो लगभग सेम है। और दोनों राज्यों में पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि दोनों राज्य मेनली हिली स्टेट है। अच्छा, सबसे मेन बात यह है कि हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से विकसित है। ये केवल देखने से मतलब नहीं, ये एक रियलिटी में भी ये चीज़ है, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से आगे है। चाहे आप HDI देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, चाहे वहाँ का माइग्रेशन देख लीजिए, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, वहाँ की कृषि देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, हेल्थ केयर देख लीजिए, हर पैमाने में हिमाचल हमसे आगे है। इसके मुख्यतः कई कारण हैं। उनमें से पहला कारण यही है कि हिमाचल प्रदेश 1948 में, जैसा आपने कहा, कि वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, यूनियन टेरिटरी बन चुका था। और वहीं उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और दोनों ही राज्यों में पहले अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। जैसे उत्तराखंड में टेरी रियासत थी, और कुमाऊं में जो है हमारी जो पुरानी कत्तूड़ी रियासत थी। और हिमाचल में जैसे कि रामपुर स्टेट था, जो रामपुर भूशहर है, और वहाँ कांगड़ा स्टेट था, अलग अलग स्टेट थे। तो जब ये यूनियन बना, मतलब इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, तो दोनों जितनी भी रियासतें थी वो यूनियन में मिली, यूनियन में कंट्री में मिली। तो हिमाचल को 1948 में इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया था, और उत्तराखंड बना यूपी का हिस्सा, डायरेक्ट यूपी में जुड़ गया था। हिमाचल का मेन बात ये थी कि हिमाचल वहाँ से तो पंजाब से जुड़ा हुआ था एरिया वाइज, और फिर हिमाचल यहाँ से उत्तराखंड से जुड़ता है। हिमाचल और उत्तराखंड में यही है कि हिमाचल और उत्तराखंड दोनों हिमालय राज्य हैं। हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो उसमें कई माउंटेन्स बताती है, जैसे कि दूरव्यापी इलाके हैं, रिकांगपिओ डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, और आपका लाहौल स्पीति है, जो एवं जो तिब्बत से जुड़ते हैं डायरेक्ट। और वहीं उत्तराखंड के भी ऐसे कई जिले, जैसे चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, जो डायरेक्ट तिब्बत से जुड़ते हैं। तो इनकी अगर आप पूरी भौगोलिक को देखोगे तो लगभग सेम है। अच्छा, मेन क्वेश्चन ये है कि वो हमसे आगे कैसा है, जब दोनों की ज्योग्राफिकल कंडीशन एक जैसी है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन होने के बावजूद हिमाचल में आज रोज़गार बहुत ज़्यादा है, वहाँ से पलायन नहीं हुआ, वहाँ हेल्थ केयर अच्छा है, वहाँ लोग
अपने क्षेत्र और अपने ही घर से मतलब अपने ही गांव में रहते हुए विकास करते हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। इसका मुख्यतः कारण ये है कि हिमाचल एक तो शुरुआत से वो केंद्र शासित प्रदेश था और उससे पहले वो अंग्रेज़ों के अंडर था। सबसे अहम चीज़ यही है। जहाँ उत्तराखंड में टेरी रियासत थी तो जो अंग्रेज़ों का एरिया जो था वो देहरादून और मसूरी तक था और वह लैंसडाउन तक था। बाकी पूरा जो पहाड़ थे वो टेरी रियासत के अंडर थे। वैसे ही कुमाऊँ में भी था। लेकिन हिमाचल में ये था कि हिमाचल में जो रियासतें थी वो कम थी, उनका एरिया कम था। जैसे रामपुर बुशहर वाला एरिया था जो शिमला से ऊपर का एरिया पड़ता है, और उधर जो कांगड़ा का एरिया था, बाकी एरिया पूरा अंग्रेज़ों के अंडर था। तो जब वो अंग्रेज़ों के अंडर था तो अंग्रेज़ों के प्रलोभन मतलब अंग्रेज़ों के अट्रैक्शन में आ गया कि यार अंग्रेज़ों को पसंद आ गई वो जगह। चाहे उन्होंने उसको अपना एक हिल स्टेशन के तौर पर विकसित किया हो, चाहे उसको उन्होंने अपने आराम के लिए, जैसे वो गर्मियों में जाते थे तो वहाँ आराम करते थे शिमला में, उसके लिए विकसित किया हो। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए विकसित किया, लेकिन विकसित किया। वहाँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, रोड दी, ब्रिजेस दिए, और इतना तक कि जो मैं मानता हूँ वर्ल्ड हेरिटेज तो नहीं होगा ये, लेकिन वर्ल्ड में बहुत जानी मानी जो एक टॉय ट्रेन सिस्टम है वो वहाँ है, जो कालका से शिमला तक जाती है। कालका शिमला टॉय ट्रेन तो पूरी दुनिया में फेमस है। एक दार्जिलिंग में, एक वहाँ है। तो दोनों अंग्रेजों ने बनाए हैं। तो इस कारण से हिमाचल को शुरू से गति मिली, और जब वो केंद्र शासित प्रदेश बना तो डायरेक्ट वहाँ केंद्र का रूल आया। अनटिल एंड अनलेस 1971 में जब वहाँ राज्य जो एक पूर्णतः स्टेट बना, स्टेट रूट मिला उसको, वो भी किसके अंडर, उसमें जो मेन लीडरशिप वो थी वीरभद्र सिंह जी की, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे और सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक चलने वाले मुख्यमंत्री थे, जो कांग्रेस से थे। ये खुद जो है ये किंग थे रामपुर बुशहर स्टेट के, और इनके अंडर में आके मतलब हिमाचल को एक स्टेट रूट मिला, एक पहाड़ी स्टेट रूट की भाई हम एक पहाड़ से बिलोंग करते, तो हमें केंद्र शासित ना होकर एक पूर्णतः अलग राज्य बनाया जाए। तो हिमाचल की रफ्तार वहाँ से पकड़ी जब उन्होंने विकास किया। वहाँ का गवर्नेंस, वहाँ की जनता सब ज़मीन से जुड़ी हुई थी। वहाँ कृषि होती है, वहाँ इतना वो नहीं है कि वहाँ फसल डैमेज ना हो जाए, मतलब वहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं। जैसे वहाँ सेब जो होता है, क्या कश्मीर में होता है, हिमाचल का सेब होता है, बहुत दुनिया में मतलब फेमस है। जो कि मेनली शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो सारी जो मतलब सेबों की जो खेती होती है वो ज़्यादातर शिमला ज़िले में होती है। अपर शिमला जिसको बोलते हैं हम, जो रामपुर रोहड़ वाला क्षेत्र आता है, तो वहाँ से सेब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। कुल मिलाकर मतलब अंग्रेज़ों ने वहाँ जो अपने अंडर में रखा तो विकास किया, और जिससे वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। लोगों ने पलायन नहीं किया, लोगों के वहीं रोजगार मिला, क्योंकि लोग वहाँ कृषि करते हैं और कृषि की वहाँ अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, क्योंकि वहाँ कई अंग्रेज़ों के मिशनरी स्कूल्स हैं, जैसे शिमला में हो गया, तो जगह जगह आपको वहाँ ऐसे स्कूल्स मिल जाएंगे। तो इस कारण से वहाँ के लोग को जब सब कुछ वहीं मिल रहा है, रोज़गार मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती है, हेल्थ केयर मिलता है, और मेनली एक गवर्नेंस वहाँ की बहुत अच्छी है सब्सिडीज़ के साथ। क्योंकि वहाँ का जो अधिकतर जो सीएम थे 1971 से बनने के साथ से लेकर और अभी 2000 हम मानते हैं कि 2022 तक वो अधिकतर वीरभद्र सिंह जी रहे, जो कांग्रेस के थे, जो वहाँ के राजा थे। तो जो लोकल जो एक होता है वो उस चीज़ को समझता है कि हाँ मैं लोकल आदमी हूँ, उस पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। आप पार्टी के पीछे ना जाए कि कौन किस पार्टी का, लेकिन हाँ जब वो लोकल आदमी रहता है तो वो उसको विकास करता है। उसने बहुत विकास किया, और उस विकास के कारण ही 1971 से हिमाचल उत्तराखंड से बहुत आगे है। जहाँ हम 2000 में 9 नवंबर 2000 को हम स्टेट बने, हिमाचल हमसे 1971 में बहुत पहले बन चुका था स्टेट। एवं हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं थी, बिल्कुल कोई लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि ये जो मूवमेंट था ये हम देखते हैं यूकेडी का था, या उत्तराखंड स्वतंत्र जो उत्तराखंड को स्टेट बनाने वाले जो सेनानी थे उनका था। लेकिन उनको कभी भी सत्ता नहीं मिली, क्योंकि एक उनमें एकता नहीं थी, या उनके अंदर कोई ऐसे लीडरशिप का कोई वो नहीं था, मैं जिसको हम करिश्मा कहते हैं, वो नहीं था कि जो स्टेट को ले जाए। वहीं हिमाचल में था, वहाँ वीरभद्र सिंह जी थे, तो इसलिए सीधी सी बात है हिमाचल इस वजह से हमसे आगे है बहुत ज़्यादा। चलो बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है हमारा, हम शाश्वत जी क्या हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज़्म है उसको उत्तराखंड के कंपैरेटिवली अच्छे तरीके से मैनेज किया गया? अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिमाचल का जो टूरिज़्म है वो वहाँ की इकोनॉमी का मेन तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक स्टेक रखता है। वो काफ़ी शेयर है उसका, वहाँ के टूरिज़्म का। वहाँ का हम टूरिज़्म जब भी देखते हैं तो मेनली हमारे दिमाग में आता है कुल्लू मनाली, शिमला हो गया, लाहौल स्पीति, किन्नौर हो गया, या चंबा ज़िले का काफ़ी मणिमई जो मंदिर है वो हो गया। तो वहाँ का जो टूरिज़्म है
वो काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। इसका कारण ये भी है क्योंकि वहाँ पहले से ही, या आप यूनियन टेरिटरी टाइम बोल दीजिए या उसके समय बोल दीजिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से था। वहाँ कई डैम आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे कि बैजनाथ के पास में एक डैम पड़ता है। वो डैम बहुत, मतलब आज से कहते हैं कि वो 1800 कुछ का डैम है, अंग्रेजों ने बनवा रखा है, वो जो कि कांगड़ा जिले में पड़ता है। तो वहाँ का नहीं, वो नहीं, वो तो अभी 1970 कुछ ऐसे बना था, वो नहीं, एक दूसरा डैम है, वो हल्का डैम है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हिमाचल में शुरू से इंफ्रास्ट्रक्चर था, और वहाँ की जो गुड गवर्नेंस थी वहाँ की लोकल लीडरशिप से ही आई। जो मैं कह रहा था, जैसे मैंने पहले बताया कि वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने उस स्टेट को एक इतना चमकाया है। तो इसी कारण से जो एरिया है वहाँ का, हिमाचल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से वहाँ एक तो इन्वेस्टमेंट आता है, जो बाहर से होटल वगैरह खोलते हैं। जब इन्वेस्टमेंट आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कॉमन सी बात है, जो पर्यटक होंगे वो आएंगे, बिल्कुल। और जब वहाँ का मार्केटिंग होगी किसी टूरिस्ट प्लेस की, जो कि बहुत बढ़िया होती है, जैसे कुल्लू मनाली हो गया, कसौल हो गया, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत विकसित होगा। हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाहे आप रोड देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, और वहाँ की ट्रेन सर्विस जो है, जैसे कि आप ये देखते हैं कि कांगड़ा तक भी रेल है जो वहाँ से चलती है, जोगिंद्रनगर से, बिल्कुल। तो उसके कारण से टूरिज्म बढ़ता है, क्योंकि टूरिज्म को पहली बात यही चाहिए होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कोई अगर किसी पहाड़ में चल जा रहा है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आसानी से जा सकता है, तो बिल्कुल टूरिज्म बढ़ेगा। इस हद से इस मामले से हम देख सकते हैं कि वहाँ का जो टूरिज्म है बहुत ज़्यादा बढ़िया बना रखा है। उत्तराखंड में ये लैक करता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं उससे नहीं है। यहाँ अगर हम आज भी देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी तहसीलें हैं, जैसे कि हम देखते हैं, आप और हम एक ही जगह से आते हैं, घनसाली जो बहुत बड़ी तहसील है, वो टिहरी जिले की लास्ट तहसील है, ऊपर से वहाँ से रुद्रप्रयाग जिला शुरू हो जाता है। तो उस तहसील में जब हम जाते हैं, टिहरी डैम से जाते हैं, तो वो रोड इतनी छोटी है जितनी गली की रोड होती है। तो क्या इस रोड से आप टूरिस्ट को कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो? जबकि हमारे क्षेत्र में भिलंगा ब्लॉक में काफ़ी ऐसी जगह हैं, जैसे हमारे गाँव हो गए, गंगी गाँव हो गया, पिंसवाड़ हो गया, मसहर ताल हो गया, सहस्त्रताल हो गया, और गेवली हो गया, जो कि बिनाखाल एक जगह टाउन पड़ता है उसके पास पड़ता है। इन सारे क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन रोड के कारण अगर आप देखिए तो रोड बिल्कुल ऐसे गली जैसी रोड है, कोई टूरिस्ट क्या आएगा वहाँ? तो जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो टूरिज्म की प्रमोट नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। अगर कॉमन सी बात है, अगर वहाँ की जो लोकल सरकारें हैं वो भी अगर पहल करती तो शायद वो बिल्कुल वो लाइमलाइट में आती, क्योंकि अगर लोकल लीडरशिप भी कुछ करेगी तो वो कुछ होगा। उत्तराखंड का आपको पता ही है, एक साल एक टर्म में एक सरकार आती है, एक पार्टी कहती है, दूसरे टर्म में दूसरी पार्टी आती है, और लीडरशिप जो है, मैं ही मानता हूँ, ये मेरा मानना है, लीडरशिप बिल्कुल भी स्टेट की नहीं है, मतलब लोकल लीडरशिप नहीं है उत्तराखंड में। जो लीडरशिप है वो बाहर की है, जो सेंट्रल लीडरशिप चल रही है वही उत्तराखंड के ऊपर डाली जाती है। जैसे कि हिमाचल में हमने देखा, कंपेरेटिवली हिमाचल में जो लीडरशिप थी उस टाइम वीरभद्र सिंह जी के समय में, वो एवं लोकल लीडरशिप थी, वो स्टेट के ही थे, वहाँ के राजा थे, तो लोग उनको राजा के तौर पे भी मानते थे, उनका सम्मान था, और वो उन्होंने काम भी किया क्योंकि लोकल थे। यहाँ उत्तराखंड में जो लीडरशिप है वो वेरी सेंट्रल से आती है, तो जो बाकी राज्यों में करेंगे उत्तराखंड के लिए पर्टिकुलरली क्षेत्र जो जन भावनाएं जो होती हैं लोकल कल्चरली, वो क्या करेंगे जब उनकी लोकल लीडरशिप नहीं है? तो ये सब इस वजह से हम टूरिज्म में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जगहें हैं जो टूरिस्ट के लिए बन सकती हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तब, हेल्थ केयर हो तब, बिल्कुल। अगर कुछ किसी को कुछ होगा तो हेल्थ केयर का कोई सिस्टम नहीं है, ये सबसे अहम बात है। हिमाचल प्रदेश में रोज़गार के अवसर उत्तराखंड की बजाय ज़्यादा हैं, और ज़्यादा क्यों हैं इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सर, हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड से ज़्यादा रोज़गार है, बिल्कुल है, इसलिए तो वहाँ से पलायन नहीं होता। इसका मेन कारण यही है, टूरिज्म है, वहाँ कृषि खेती है, वहाँ IT हब भी है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि IT हब नहीं है वहाँ जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जैसे कि बद्दी में, सोलन में और शिमला में, और वहाँ एशिया की टॉप की फैक्ट्री कही जाती है सीमेंट की, जो दारला घाट में है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि बिलासपुर शिमला हाईवे में दारला घाट, अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है वहाँ, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, रोज़गार मिलता है और विकास होता है। हिमाचल का मेन चीज़ ये है, वहाँ का सेब होता है, वहाँ हेल्थ केयर अच्छा है, IT हब है, और इस कारण से मतलब जो हम
दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में देखते हैं वो सारी फैसिलिटी वहाँ है। तो उत्तराखंड के साथ जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमसे बहुत आगे दिखता है, और क्योंकि है हर इंडिकेटर में है, तो वहाँ का रोजगार की अपार संभावनाएं भी हैं। एवं जैसे कि हम हिमाचल की जो जोग्राफिकल कंडीशन देखते हैं, उसकी सीमाएं देखते हैं, वो 3 राज्यों से जुड़ती हैं। एक जम्मू कश्मीर से, आपका पठानकोट और चंबा वाला जो एरिया जुड़ता है, दूसरा वो पंजाब से जुड़ता है, तीसरा हरियाणा से जुड़ता है, और चौथा इधर उत्तराखंड से जुड़ता है। लेकिन साथ में वो तिब्बत से जुड़ता है, कहाँ से, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, किन्नौर और लाहौल स्पीति से, बोरासो दर्रा, बिल्कुल। तो इस कारण से वहाँ आदिकाल से ही जो है तिब्बत और वहाँ के जो लोकल लोग होते थे उनके बीच में व्यापार चलता था दर्रे को क्रॉस करके, और वहाँ की जो सीमाएं लगती हैं, हर उसको जो टूरिस्ट हैं उनको खींचती हैं, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, जम्मू का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो टूरिस्ट जितने भी जाते हैं वो हिमाचल में जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वही पहाड़ी राज्य बसता है। वहीं उत्तराखंड की जो सीमाएं लगती हैं यूपी से लगती हैं, उधर नेपाल से लगती हैं। तो यहाँ से मैं नहीं समझता हूँ कि उतना कुछ आता है, कुछ क्वालिटी का। नेपाल तो खुद एक पर्वतीय स्थल है, और फिर वो उतना विकसित, आप जानते हैं कि नेपाल गरीब राज्य है, तो जब जो आएगा भी वहाँ से वो क्या लाएगा। वहीं पंजाब हरियाणा एक समृद्ध राज्य है, बिल्कुल हम जानते हैं खेती में, तो वहाँ से जो भी लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, यहाँ आते भी हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा, पर कंपैरेटिवली कम आते हैं। बिल्कुल हिमाचल में तो ज़्यादा, वहाँ आप देखोगे रात को भी गाड़ियाँ चल रही हैं, बिल्कुल, जबकि उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं खुद 4 साल पहले सोलन गया था, तो मैंने वहाँ एक चीज़ देखी। सोलन डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है, हेडक्वार्टर है, जो कि शिमला से 40-45 किलोमीटर पीछे है, नाहन शिमला हाईवे पर। तो सोलन जिले की एक बात मैंने देखी कि उसका जो एलिवेशन था वो चंबा के बराबर था, चंबा जो हमारे टेरीगढ़ वाला पड़ता है। लेकिन वहाँ उस टाइम फ्लाईओवर बन रहा था 2021 में। क्या हम उत्तराखंड में कोई ऐसे बड़े शहरों में, मतलब पहाड़ के शहरों में कोई फ्लाईओवर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वहाँ जो है रात को भी बसें चल रही थी, रात को भी बिल्कुल चंडीगढ़ से बसें कनेक्ट थी। क्या उत्तराखंड में देहरादून से बस चल सकती है? नहीं चल सकती, क्योंकि एक तो पलायन है। पलायन क्यों है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं मानता हूँ कि लूप में है, दोनों साइकिल है। कि पर्यटन क्यों नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर कारण नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर कारण क्यों नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि लोग नहीं है। तो ये एक तरह की साइकिल बन चुकी है उत्तराखंड में। और जैसे कि सर आपने भी देखा होगा कि जैसे कोई हमारे उत्तराखंड में आता है तो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कोई भी आदमी है, जैसे आप उतरे, मान लो आप शिमला जाएं, शिमला की आप आईएसबीटी में उतरे। शिमला में 2 आईएसबीटी, एक तारादेवी, एक तोतापुंगी। तो आप वहाँ के आईएसबीटी में उठते हैं, आप देखेंगे वो बिल्कुल एकदम पहाड़ पे है, एकदम साफ सुथरा है। लेकिन वहीं कोई दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आएगा, स्टेट में आएगा, वो आईएसबीटी देहरादून में उतरेगा, वहाँ वो आसपास देखेगा कूड़ा कबाड़ है, वहाँ स्लम्स में लोग रहते हुए हैं, गंदगी हो रखी है। तो क्या देखेगा कि देहरादून जो उत्तराखंड है उसकी राजधानी की आईएसबीटी की हाल है। अच्छा, शहर के शुरू में डाला हुआ है, उसमें कहीं डंपिंग जोन बने हुए, डंपिंग जोन है ब्राह्मण वाला में। तो देखेगा यार शहर ही ऐसा है। वो फिर जो कॉमन सी बात है, जो टूरिस्ट आता है उसका मन हट जाता है। ये बात तो सर ये सबसे अहम चीज़ है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हिमाचल का जो पर्यटन आता है, उस पर्यटन को जो वहाँ का लोकल आदमी संभालता है। वहाँ के लोकल आदमी की होटल है, कोई बाहर का नहीं वो कर सकता। लेकिन उत्तराखंड में हम देखेंगे यहाँ के पहाड़ों से पलायन हो चुका है, तो जो भी आ रहा है बाहर का आदमी होटल खोल रहा है। अब बाहर का आदमी तो दिल्ली नोएडा में रहता है, हरियाणा में रहता है, अपना जो बाहर का है। उत्तराखंड के आदमी को क्या मिल रहा है? वो उसके यहाँ पे बर्तन धो रहा है, तो सर ये चौकीदार का काम कर रहा है। यहाँ के लोगों को कब वो चीज़ मिलेगी? जैसे हिमाचल के लोग, भाई राज्य का मतलब ये था कि हमारे है, हमारे का मतलब ये नहीं क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्री है। लेकिन जो मेन चीज़ ये थी कि सर यहाँ के लोगों को ही रोज़गार मिले। यहाँ के लोग जो है दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, तो क्या विकास है या क्या स्टेट बनने का कोई मतलब बसता है इसमें? ठीक है शाश्वत। एक मेरा आखिरी सवाल है कि क्या उत्तराखंड धार्मिक क्षेत्र में या धार्मिक पर्यटन में ज़्यादा फोकस कर रहा है और बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू हिमाचल प्रदेश? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड का जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका सारा फोकस यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको कहाँ ले जाने की है, मतलब धार्मिक में, टूरिस्ट उसमें, और टूरिस्ट में स्पेशली जो रिलीजियस जो इस प्लेसेस होते हैं, जैसे 4 धाम यात्रा। अच्छा सर, इसमें एक मेन बात ये है कि केवल 4 धाम यात्रा से आप स्टेट की इकोनॉमी को उतने नहीं बढ़ा सकते। आप सारा फोकस 4 धाम यात्रा में कर लेते हो, सारी जो हेल्थ केयर है, उसमें सारा जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, वो सारी उसमें लगा देते हो। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं कि बाकी सेक्टर्स में हम पिछड़ जाते हैं, जैसे कृषि हो गई, यहाँ की बहुत मतलब हालत बहुत ख़राब है कृषि की। क्योंकि पहाड़ों में आप देखते हैं कि जंगली जानवर हैं, और जो अगर पहाड़ में आदमी बच भी रहा है
उसको जंगली जानवर उसकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, उसको मजबूरन वहाँ से पलायन करना पड़ता है। स्कूलों की कमी है, बिल्कुल ये भी एक फैक्टर है कि स्कूलों की कमी है। एक जैसे हम अभी पंचायती चुनाव हुए हैं, तो एक जगह अल्मोड़ा में एक वीडियो आई थी, तो वहाँ कोई शिक्षक थे जिसको हम पीटा सिंह बोलते हैं, जो चुनाव का जो प्रथम ऑफिसर होता है, उन्होंने वीडियो डाली कि एक गाँव था, तो उस गाँव में एक स्कूल था जहाँ की ड्यूटी थी, उस स्कूल में ना टॉयलेट था ना कुछ था, वहाँ कमरे में मकर जाले लगे हुए थे। तो ऐसे में बच्चे क्या पढ़ेंगे? सबसे अहम बात यह है, कोई चुनाव कराने आ रहा है वो कैसे रहेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रीज हैं, सबसे मेन बात ये है वो प्लेन्स में है। जैसे उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, जो आपका सैलरी वाला एरिया है। जब शेड्यूल बना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो जब शेड्यूल बना उत्तराखंड में 2000 मतलब राज्य बनने के बाद, तो वो मेनली हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून में बना। जबकि उत्तराखंड का जो वास्ट चंक है, एरिया का जो चंक है, ज़्यादा मैसिव चंक है, वो पहाड़ों में प्लेन्स का एरिया बहुत कम है। तो आप जब तक पहाड़ों में इंडस्ट्रीज को नहीं करोगे, सिर्फ सबसे अहम बात है, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है आप उसको प्लेन्स में लगा रहे हो, तो पहाड़ों में जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कॉमन सी बात है, पहाड़ों से तो लोग पहाड़ों से पलायन होगा। 71% तो हमारा वन क्षेत्र ही है ना, पहाड़ है, हिली एरिया, उस पर फोकस ही नहीं है, उस पर फोकस नहीं है, सारा प्लेन्स में। और जो कंसंट्रेशन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो भी प्लेन्स में। मतलब पहाड़ में बहुत छाटे लोग रह रहे हैं, अब प्लेन्स में सारी मधुमक्खी की तरह चिपके हुए हैं। इस तरीके से आप पहाड़ों का विकास कैसे करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि मेन समस्या तो पहाड़ स्टेट जो है हिली स्टेट है, इसे कंपेयर हिमाचल से हो रही, क्योंकि हिली स्टेट है। और पहाड़ उत्तराखंड बनाने का मतलब ये था कि ये पहाड़ के लोगों का विकास हो, वरना हिल प्लेन्स में तो यूपी के साथ भी था, तो पूरा प्लेन्स ही प्लेन्स था। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इंडस्ट्रीज को जो है पहाड़ों में शिफ्ट नहीं करोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका आधा से ज़्यादा आपको पहाड़ों में लगाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा लगा दो, उसको बर्बाद कर दो, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपने कहा कि चार धाम पे या हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रमोट करने में, या वहाँ से ही ज़्यादा लोगों को पर्यटन को खींचने की कोशिश है, पर ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि पर्यटन और जो पर्यटक आएगा भी वो धार्मिक, जरूरी नहीं है कि धार्मिक प्रवृत्ति के ही सारे हों, हमें हर एक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ भी पर्यटन खींचना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि पर्यटन के धार्मिक जो क्षेत्र है, ये जो चार धाम यात्रा 6 महीने मुश्किल से चलती है। बाकी उसका क्या सीजनल इकोनॉमी थोड़ी बन जाएगी कि एक सीजन में एक साल जो वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट जिसका है वो खाली लेबर की तरह थोड़ा होगा कि सीजनल जो उसको हम लेबर बोलते हैं कि 6 महीने तक ही काम करेगा। ऐसी प्लानिंग की है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए। जैसे मसूरी और धनोल्टी का देखो आप, दो जगह हैं जहाँ पर्यटन आते हैं, पर आप देखो शनिवार इतवार को वहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर रोड पे काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, तो वहाँ पर्यटन भी डरे ना आने से। ज़्यादातर लोग वहाँ इसलिए नहीं आते, बरसातों में ये बर्फ़ के टाइम पे इसलिए नहीं आते कि वहाँ जाम लग जाता है। बिल्कुल सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर आप धनौल्टी जाओगे मसूरी से, वो रोड बिल्कुल बहुत पतली है। धनौल्टी और मतलब मसूरी और चंबा की जो रोड है बीच में धनौल्टी पड़ता है, बुरासखंडा पड़ता है, ये बहुत ही पतली रोड है। जो जितना भी पर्यटक आता है तो वो फंस जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, काम नहीं होता है ना, काम नहीं किया। ऐसे में फिर जो पर्यटक होता है ना वो भी आने से डरता है, और जब आता है तो जाम लग जाता है, तो लोकल लोगों को परेशानी हो जाती है। हमें दुनिया में बैलेंस करके चलना होता है। हिमाचल से सीखना चाहिए, हिमाचल से वहाँ ये सीन है ही नहीं, वहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं, तो वहाँ के हर सीजन में आता है, हर सीजन में आ रहा है। बिल्कुल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर सीजन में आता है। कसौल हो गया, हिमाचल हो गया, मंडी हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, चंबा हो गया। हिमाचल में कई पर्यटक स्थल है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की जो गवर्नेंस है उसने इसको सुधार रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है। बद्दी में जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो आपके शिमला में जो है IT कंपनी है, आपके मंडी में लोकल कृषि होती है, हिमाचल शिमला के ज़िले में काफ़ी जो है सेब होते हैं। तो वहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे कि वहाँ के हर एरिया में लोग हर एरिया से पलायन नहीं होता। उत्तराखंड में क्या है, केवल प्लेन्स में उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं, पहाड़ों में क्या होगा फिर ये बताइए आप। तो इस वजह से जो है यहाँ की हालत बहुत वैसी है, जो आप क्या समझ सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज है या एम्प्लॉयमेंट है, जिसके कारण पहाड़ों से पलायन होता है। और या फिर सारे लोग ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में आ जाते हैं, कुमाऊँ से आपके हल्द्वानी में आ जाते हैं, उनका शहर वही है हल्द्वानी, नैनीताल। इसके कारण से क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा सर कि नैनीताल में जो लेक है वो श्रिंक हो रहा है, वो घट रहा है, उसका वाटर घट रहा है। क्यों हो रहा है? और जो आसपास के पहाड़ है वो हो रहा है, या हम जोशीमठ में देखा हमने, क्यों हो रहा है? जहाँ सरकार को विकास करना चाहिए वहाँ नहीं कर रही। इसमें एक अहम चीज़ में जोड़ूंगा कि सरकार को लगता है कि डैम बनाने से या केवल रेलवे लाने से कुछ होगा नहीं। अगर आप पहाड़ों में रेलवे भी ले आएंगे
तो जब वहाँ का लोकल आदमी पलायन कर चुका है तो कैसे होगा? आप प्रकृति के साथ भी उतनी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हमने हिमाचल में भी देखा कि वहाँ भी प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ हुई, तो इस बार वहाँ फ्लड वगैरह आए, 2023 में भी आए थे। तो विकास होना चाहिए, कुल मिला के विकास होना चाहिए, कि विनाश ना हो, बिल्कुल बैलेंस के साथ होना चाहिए। ठीक है शाश्वत, ये चीज़ इन बहुत से टॉपिक हैं जिन पर हम आगे आपके बीच में चर्चा करते रहेंगे, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने बात करी। अगर आपको भी लगता है कि बिना ज्ञानबाजी के आप अच्छी नॉलेज आपको मिल सकती है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और हम लोगों के बातों से आपको क्या लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक पे, और फिर इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।